तो चलिए आज की सेशन में उमंग क्लासेस पर खाकी सीरीज में क्या है, तो आपके रिवीजन को और थोड़ा आसान बना। कल जैसे मैंने आपको 15 मिनट में कराए थे लगभग 101 सवाल, आज भी उसी तरह से महत्वपूर्ण 101 सवाल देखा जाएगा, जो कि आपकी परीक्षा में एक सवाल से 2 सवाल आना तय है। किससे जुड़ा हुआ? बीएनएसएस से जुड़ा हुआ। तो याद रखें किसकी हम बात करें। बीएनएसएस किसकी जगह पे आया था? सीआरपीसी की जगह पे आया था। सीआरपीसी कब आया? 1973 में आया था। तो आईपीसी की जगह पे बीएनएस आया, तो बीएनएस मैंने आपको पढ़ाया था। अब जो है किसकी बात करते हैं? बीएनएसएस की। 101 सवाल देखेंगे जो परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना रखते हैं। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, ठीक है, बस आपको सुन के जाना है। ठीक है, पहला सवाल कह रहा है कि बीएनएस 2023 विभाजित है किसमें? जो कि बीएनएसएस की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा कि 12 दिसंबर, कुछ डेट से याद रखना होगा, 12 दिसंबर 2023 को एक बिल बना जिसमें कुल कितने बिल थे? 3, जिसमें एक क्या है तो बीएनएस 2023 क्या हो जाए? बीएनएस। दूसरा क्या हो जाए? बीएनएसएस 2023 हो जाए। और तीसरा क्या हो जाए? साक्ष्य अधिनियम यानी कि बीएसए 2023। ये 3 बिल पेश किए गए कि किसके द्वारा? अमित शाह द्वारा। किसके द्वारा? याद रखिएगा, अमित शाह जी द्वारा पेश किए गए। 22, ठीक है, बात किया जाए तो 20 दिसंबर को यह कहां से पारित हो गया? लोकसभा से। 21 दिसंबर को कहां से पारित हो गया? राज्यसभा से। 25 दिसंबर 2023 को जो है राष्ट्रपति ने इसको अपना अनुमोदन दे दिया, यानी कि अधिनियम बन गया। लेकिन लागू होगा कब? 1 जुलाई 2024 से। 1 जुलाई 2024 से। और इसमें कुल 39 अध्याय और 531 धाराएं। कितनी धाराएं? 531 अध्याय कितने हैं? 39 हैं। दूसरा कह रहा है कि बीएनएसएस का विस्तार कहां पर है? तो नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारत पर, कुछ अपवादों के अधीन, अर्थात जहां पे मार्शल लॉ वगैरह लागू होंगे उन क्षेत्रों को छोड़ के। तो 2 का ए, नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारत पर, 2 का ए हो गया। तीसरा, बीएनएसएस के प्रावधान अध्याय, ठीक, 9, 11 और 12 संबंधित प्रावधानों के सिवा निम्नलिखित में से किसमें लागू नहीं होंगे? तो फिर से जवाब क्या हो जाता है? नागालैंड राज्य में नहीं होंगे। अगला, जमानत शब्द को बीएनएसएस की कौन सी धारा में बताया गया है? जमानत शब्द को बीएनएसएस की धारा 2D में। याद रखें, कोई भी अधिनियम हो उसका धारा 2 किससे संबंधित होता है? परिभाषा से संबंधित। और यहाँ पर 2 के ए से लगाए 2 का जेड तक क्या दी गई है? 26 धाराएं, 26 की पहचान दी गई है, जिसमें कुछ प्रमुख की अगर बात करें तो 2 का बी किसकी बात करता है? बेल यानी जमानत की बात करता है। 2 का सी जो है जमानती अपराध की बात करता है, ठीक है, यानी बेलेबल अपराध की बात करता है। 2 का सी जो हो जाए। इसके अतिरिक्त 2 का ई जो है, 2 का ई किसकी बात करता है? बॉन्ड की बात करता है, यानी वचन पत्र की बात करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त 2 का एफ जो है किसकी बात करेगा? तो आरोप की बात, चार्ज की बात कर लिया जाए। 2 का जी जो है ये आपका संज्ञेय अपराध हो जाता है। कौन सा अपराध? संज्ञेय अपराध। किस में लिखा गया है? तो 2 के जी में लिखा गया है। 2 का एच जो है शिकायत की बात करता है, यानी कि परिवाद की बात करता है, यानी कंप्लेन की बात करता है। इसके अतिरिक्त 2 का आई जो है हाई कोर्ट की बात करता है। आई में क्या है? तो हाई कोर्ट है। आई में क्या हो जाए? हाई कोर्ट हो जाए। के में जो है जांच हो जाए। के में क्या हो जाए? जांच हो जाए, इंक्वायरी जिसको कहते हैं। एल में जो है अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन हो जाए। ठीक है, एल में क्या हो जाए? अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन। ओ में क्या हो जाए? तो ओ में असंज्ञेय अपराध हो जाए। असंज्ञेय अपराध किस में बताया गया है? ओ में बताया गया है। ठीक, इसके अतिरिक्त अगर बात किया जाए तो क्यू में अपराध हो जाए। क्यू में अपराध की परिभाषा बताई गई है। किसकी? अपराध की परिभाषा क्यू में बताया गया है। आर में जो है पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी यानी ऑफिसर इन इंचार्ज, यानी कि थाने का कौन सा अधिकारी? भार साधक ऑफिसर। किस में बात किया गया है? आर में बात किया गया है। उसी प्रकार से जो है टी में रिपोर्ट है। टी में क्या है? रिपोर्ट है। टी में हो जाए रिपोर्ट हो जाए। और एक्स में क्या हो जाए? सम्मन हो जाए। एक्स में क्या हो गया? सम्मन हो गया। वाई में क्या हो जाए? तो पीड़ित हो गया। देखिए बहुत सारी, ये एक सवाल आना परिभाषा से जुड़ा रहता है, सारी आपको परिभाषा इधर मैंने आपको बता दी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां। जमानत पत्र शब्द। जमानत पत्र शब्द थोड़ी देर पहले ही बताया था, किसमें? 2 का डी में। किसमें? 2 का डी में। ठीक है, इसके पहले जो है जमानत शब्द की अगर बात किया था तो जमानत शब्द जो है, ठीक है, याद रखें, जमानत की अगर बात किया जाएगा तो 2 का ई होगा। पीछे वाले सवाल में थोड़ा सा, ठीक है, जमानत पत्र और जमानत में थोड़ा हो गया। ठीक है, किसमें? 2 के ई में क्या है? तो 2 के ई में क्या है?
तो जमानत शब्द को एक बार फिर से जरा देख लेते हैं, ठीक है। जमानत शब्द दो का बी, ठीक है, नहीं ठीक तो लगाया था, ठीक है, ठीक ही बताया था आपको, बस टिक गलत लगा दिया था। यहाँ पे लिखा था दो का बी में क्या है, जमानत है, और ठीक है जमानत पत्र किस में है, दो के डी में है। अगला देखिए बंध पत्र शब्द को, किस को, बंध पत्र शब्द थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, दो के ई में है। अगला प्रश्न, जमानती अपराध और अजमानती अपराध को किसमें बताया गया है, किसकी बात कर रहा है, जमानती अपराध और अजमानती, ये भी बता चुका हूं, दो का सी है, ठीक। बीएनएसएस के अर्थ में जमानती अपराध का अर्थ है, ठीक है, विचार करना इन कथनों पे, ऐसा अपराध जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में है, ऐसा अपराध जिसमें तत्समय लागू किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया हो, दांडिक विधि में बताए गए अन्य सभी अपराधों की क्या कर रहा है, बात। तो जवाब हो जाएगा 1 और 2, जिनकी जो है, ठीक है, दर्ज है बीएनएसएस में और जो है प्रथम अनुसूची में, क्या हो जाएगा जवाब, सी वाला ऑप्शन 1 और 2 हो जाए। अगला अजमानती अपराध का तात्पर्य है, अजमानती अपराध की अगर तात्पर्य की बात किया जाता है तो कहता का तात्पर्य है अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, ठीक, अजमानती का है कि जमानत देना न्यायालय के विवेकाधीन है, लेकिन जमानत देने के लिए विवेक का प्रयोग सुस्थापित सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए, विचारण, अर्थात अजमानती मतलब अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न, ठीक, बीएनएसएस की धारा 2G परिभाषित करती है किसको, धारा 2G थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, कौन सा अपराध, संज्ञेय अपराध की बात करता है। अगला, संज्ञेय अपराध का अर्थ क्या है, अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। संज्ञेय मामले में पुलिस को यह अधिकार है, ठीक है, किसकी बात कर रहा है कि पुलिस को क्या अधिकार है, तो अपराध की परीक्षा या विचारण की अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को, ठीक, क्या है, बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति सहित अन्वेषण की शक्ति, ऐसे अपराधों को किसमें माना जाता है, संज्ञेय अपराधों में माना जाता है। असंज्ञेय मामले को परिभाषित किया गया है तो 2 के ओ में किया गया है, थोड़ी देर पहले बता चुका हूं आपको। अगला, बीएनएसएस की धारा 2O के तहत, बीएनएसएस की धारा 2O के तहत असंज्ञेय मामले का अर्थ एक ऐसा मामला जिसमें किसी पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है। असंज्ञेय मामले में पुलिस को अधिकार है, किस प्रकार का अधिकार की बात कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना न तो अन्वेषण कर सकते हैं और न ही बिना वारंट के अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकते हैं, असंज्ञेय मामला है। एक असंज्ञेय अपराध में अन्वेषण की अनुमति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जा सकती है, जिस मजिस्ट्रेट के पास मामले के विचारण की शक्ति है उसके द्वारा दी जा सकती है। 2 के H के तहत परिवाद दायर किया जा सकता है, लिखित भी या मौखिक, कोई किसी तरह से आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। परिवाद का अर्थ क्या है, किसकी बात कर रहा है, परिवाद का अर्थ तो अपराध करने वाले ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए मजिस्ट्रेट मौखिक या लिखित रूप में किया गया, ठीक, अभिकथन है। ठीक, 19 नंबर क्या कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि इंदौर में एक नाबालिग लड़की अपने पिता के साथ रहती थी, वह अभियुक्त के साथ घनिष्ठ हो गई और इंदौर से भोपाल तक टैक्सी में अभियुक्त के साथ भाग गई। कुछ समय बाद वे अंततः मुंबई में बस गए। अपहरण के अपराध का विचार किया जा सकता है इंदौर में, भोपाल में, मुंबई में, उपरोक्त में से किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। अगला, एक्स ने शहर पी से वाई तक का अपहरण, शहर पी से वाई का अपहरण कर लिया और वाई को शहर एम में रखा, वहां उसका पता चला। अपराध कहां विचारणी, या तो शहर पी में या तो शहर एम में। अगला सवाल, जब किसी दांडिक मामले में, किसकी बात कर रहा है, जब किसी दांडिक मामले में अधिकारिता के प्रयोग से संबंधित दो न्यायालयों के बीच विवाद होता है और कहा जाता है कि न्यायालय विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधीन है, तो मामले का निर्णय बीएनएसएस की धारा 206 के तहत किया जाएगा। उच्च न्यायालय जिसकी अधिकारिता में कार्यवाही सबसे पहले प्रारंभ हुई थी। ठीक, अगला क्या कह रहा है, ठीक है, अगला कह रहा है कि धारा 208 के अनुसार जहां अपराध भारत के बाहर किया जाता है वहां अपराधी पर ऐसे अपराधों के संबंध में कार्रवाई की जा सकती है। वह भारत के भीतर किसी भी स्थान पर किया गया और जहां पाया जा सकता है जहां अपराध भारत में पंजीकृत, या तो ए या तो बी, दोनों में। ए जो भारत का नागरिक है, ठीक, युगांडा में हत्या करता है, उसे दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर विचारण चलाया जा सकता है, उसे हत्या का दोषी कहां पर, तो दिल्ली में, ठीक, बीएनएसएस के तहत। अगला, हत्या के अपराध के लिए अन्वेषण के दौरान निरुद्ध की अधिकतम अवधि, निरुद्ध की अधिकतम अवधि याद रखिएगा, कितना दिन याद रखना है, 90 दिन याद रखना है।
बीएनएसएस के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा किसी अभियुक्त को अधिकतम कितनी अवधि तक पुलिस अभिरक्षा में रखने का आदेश दे सकती है? तो 7 दिन। कितने दिन? तो कितने दिन है? तो किसकी बात किया है? एक मजिस्ट्रेट द्वारा किसी अधिकतम कितनी अवधि? तो 15 दिन। कितनी अवधि? तो 15 दिन। कितनी हो जाएगी? याद रखिएगा 15 दिन हो जाए। अगला प्रश्न, ठीक, एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को अधिकतम कितनी अवधि तक? तो यहां पर 7 दिन से अधिक नहीं। अगला प्रश्न, लगभग 14 वर्ष की आयु के एक लड़के पर हत्या के अपराध का संदेह है, अन्वेषण कहां किया जाएगा? तो उसके निवास स्थान पर किया जाएगा। ठीक, बीएनएसएस का निम्नलिखित में से कौन सी धारा उन दंडादेशों से संबंधित है जो मजिस्ट्रेट दे सकते हैं? किसकी बात कर रहा है कि कौन से धारा जो है? ठीक है, तो धारा 23 में जो कि स्पष्टीकरण करता है अवैतनिक सेवा यानी सामुदायिक सेवा। न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से कौन सा दंडादेश दे सकता है? तो सामुदायिक सेवा दे सकता है। ठीक है, याद रखिए उन क्या हो जाए, ठीक है। अच्छा, न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात करें तो कारावास भी, जुर्माना भी, सामुदायिक सेवा भी। तो जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला है, बीएनएसएस किस प्रावधान में सामुदायिक सेवा को परिभाषित, तो ये बता ही चुका हूं धारा 23 के स्पष्टीकरण में। प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट अधिकतम जुर्माना लगा सकता है। तो याद रखिएगा जो, ठीक है, सीजेएम होता है यानी मुख्य न्यायिक अधिकारी होता है, ये कितना? 7 वर्ष और कोई भी राशि का जुर्माना लगा सकता है। इसके अतिरिक्त जो है, ठीक है, प्रथम श्रेणी की अगर बात कर रहा है, प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट तो ये सजा दे सकता है 3 वर्ष और कितना पैसा? तो 50,000 का जुर्माना। और द्वितीय श्रेणी की बात करता है, द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट तो यह 1 वर्ष और 10,000 तक का जुर्माना। अब देख लीजिए जवाब किसका पूछा है? प्रथम वर्ग। तो प्रथम वर्ग मतलब 3 वर्ष और 50,000। तो जवाब क्या हो जाएगा? 50,000 रुपये हो जाएगा। बीएनएसएस की धारा 35 संबंधित है। बीएनएसएस की धारा 35 संबंधित, जब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, उसका संबंध धारा 35 से है। एक मजिस्ट्रेट है जिसकी उपस्थिति में सुबह की सैर के दौरान एक हत्या हुई थी, क्या वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। बीएनएसएस की कौन सी धारा सशस्त्र बलों के सदस्यों की गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करती है? तो धारा 42 में, ठीक, यदि वह अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है तो इस दौरान उसे अभिमुक्ति मिलती है। किससे? कि वह उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगला, बीएनएसएस के अनुसार, एक पुलिस अधिकारी किसी अपराध या परिस्थिति में व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय हथकड़ी का उपयोग कर सकता है। हथकड़ी का उपयोग कर सकता है एक व्यक्ति जो अभ्यास सही है, आतंकवाद है, नशीली दवा, उपरोक्त में से कोई भी अपराध किया हुआ है तो। अगला, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। और जहां गिरफ्तारी करने की ऐसी असाधारण परिस्थितियां मौजूद हैं, महिला पुलिस अधिकारी को निम्नलिखित में से किसकी पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी? तो प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट की लेनी पड़ेगी, जेएम फर्स्ट की लेनी पड़ेगी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन बीएनएस की धारा 144 के तहत भरण पोषण का दावा नहीं कर सकता है? तो पत्नी जो अपना भरण पोषण नहीं करती तो करेगी ही, माता पिता तो करेंगे ही। वयस्क विवाहित पुत्री जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकती है वो दावा नहीं कर सकती है। अगला, एक बीएनएस की धारा 144 के तहत भरण पोषण का दावा कौन कर सकता है? ठीक है, सौतेला पुत्र नहीं करेगा, भाई और बहन नहीं करेगा। कौन कर सकता है? अवैध अवयस्क संतान कर सकता है। अगला, कौन सी धारा सिविल बल के प्रयोग द्वारा जन जमाव को तितर बितर करने के लिए? तो धारा 148। ठीक, लोक न्यूसेंस हटाने के लिए कौन सा अधिकारी प्राधिकृत है? तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट प्राधिकृत है। बीएनएसएस की कौन सी धारा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रदर्शित करता है? 2 का ए करता है। बीएनएसएस की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक संसूचना की बात करता है? तो धारा 2 के आई में इसका उल्लेख किया गया है। बीएनएसएस की किस धारा के तहत अपराध को, थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, 2 का क्यू में बताया गया है। पुलिस रिपोर्ट की बात किया जाए तो यह भी बता चुका हूं आपको थोड़ी देर पहले ही। पुलिस रिपोर्ट की बात करें तो पुलिस रिपोर्ट 2 के टी में बताया गया है। पुलिस रिपोर्ट का अर्थ क्या है? पुलिस रिपोर्ट के अर्थ की अगर बात करता है तो पुलिस रिपोर्ट का अर्थ है कि पुलिस अधिकारी द्वारा बीएनएसएस की धारा 193(3) के तहत मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेत से। बीएनएसएस की किस धारा के तहत लोक अभियोजक यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करने की बात की गई है? तो धारा 2 के ओ में किया गया है। बाकी डीएमओ आपको पहले बता 2 के यू में किया गया है।
बीएनएसएस की धारा 2U के तहत लोक अभियोजक का अर्थ है और इसमें शामिल है, ठीक है। बीएनएस लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात कर रहा है, ठीक है। तो बीएनएसएस की धारा 18 के तहत नियुक्त कोई भी व्यक्ति, लोक अभियोजक के निर्देशन में कार्य करने वाला कोई भी, यानी ए और बी दोनों। अगला, यह शर्त कि भारतीय न्याय संहिता के तहत सभी अपराधों का विचारण बीएनएसएस के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा, कौन से में बताया गया है? तो यह बताया गया है धारा 4 में। किसमें? धारा 4 में। बीएनएसएस की धारा 6 प्रावधान करती है, किसकी बात कर रहा है? धारा 6 प्रावधान करती है, किसकी बात करेगा? तो धारा 6 की अगर बात किया जाए तो धारा 6 जो है दंड न्यायालयों का वर्ग बताता है। ये कौन कौन से दंड न्यायालय हो सकते हैं? तो 4 प्रकार की बात की गई है। एक कौन सा न्यायालय बताया जाता है? सेशन न्यायालय यानी कि सत्र न्यायालय बताया जाता है। एक प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, एक द्वितीय वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट का और एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट का। तो कितना वर्ग बताया गया है? तो ठीक, कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी कितना वर्ग? 4 वर्ग बताया गया है। अगला, उच्च न्यायालय और किसी अन्य के तहत स्थापित न्यायालयों के बीएनएसएस के तहत कितने प्रकार के न्यायालय? थोड़ी देर पहले बता चुका, पिछले सवाल में ही 4। बीएनएसएस के तहत निम्नलिखित में से किस न्यायालय को दंडित न्यायालय के रूप में प्रदर्शित किया गया है? ठीक है, तो उच्च न्यायालय को भी, न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी, सत्र न्यायालय यानी ये सभी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी न्यायालय सीआरपीसी में वर्णित थी जिसे बीएनएसएस में हटा दिया गया? तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोई जगह नहीं है। अगला, बीएनएसएस की कौन सी धारा सत्र न्यायालय से संबंधित है? तो सत्र न्यायालय से संबंधित है धारा 9। सत्र न्यायालय से संबंधित है कौन? तो धारा 9 में बताया गया है। इसके तहत 8 में क्या बताया गया है? ठीक है, अच्छा किसकी बात किया है, कौन सी धारा? ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं जरा। धारा 8 में बताया गया है कौन सा न्यायालय? सत्र न्यायालय। क्या बताया गया है? सत्र न्यायालय धारा 8 में बताया गया है। धारा 9 में जो है, ठीक है, मजिस्ट्रेट की बात की गई है। कौन सा? मजिस्ट्रेट की बात की गई। किसमें? धारा 9 में। 10 में जो है, ठीक है, सीजेएम की बात किया गया यानी मुख्य न्यायिक अधिकारी की बात की गई है। और 11 में जो है विशेष मजिस्ट्रेट की बात की गई है, विशेष न्यायालय की बात किया गया है। ठीक। अगला, किसी जिले में सत्र न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो राज्य सरकार को प्राप्त है। अगला, सत्र न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? सत्र न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। कौन सी धारा न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति से संबंधित है? थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं, कौन सा? तो धारा 9। जिले में न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों को कौन स्थापित करेगा? जिले में न्यायालय, ठीक है, तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद। न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय करता है। कौन करेगा? उच्च न्यायालय करेगा। कौन सी धारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति से संबंधित? ये भी थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं। तो कौन सा धारा? 10। 11 में विशेष न्यायालय है, आप जान ही रहे हैं। ठीक। अगला, किसी जिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति यानी सीजेएम की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करेगा? तो उच्च न्यायालय करता है। बीएनएसएस की निम्नलिखित में से कौन सी धारा विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट? ये बता चुका हूं, धारा 11 में है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन कर सकता है? विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति उच्च न्यायालय यदि केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किया गया है। एक विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को एक समय में कितने वर्षों से अधिक के लिए नियुक्त किया जाता है? तो आपको बताना है, क्या जवाब हो जाएगा? तो 1 वर्ष से ज्यादा के समय से विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति नहीं की जाएगी। प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट किसके अधीन होता है? प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है किसके अधीन होता है? तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम के अधीन होता है। बीएनएसएस की निम्नलिखित में से कौन सी धारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति से संबंधित है? यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की नियुक्ति से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा? धारा 14 हो जाएगा। किसी जिले में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन कर सकता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करेगा? यह भी देख लिया गया है, राज्य सरकार करेगा। कौन सी धारा विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति से संबंधित है? कौन सी धारा जो है विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की? तो धारा 15 का संबंध हो जाए। बीएनएसएस की निम्नलिखित में से कौन सी धारा लोक अभियोजकों की यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, थोड़ी देर पहले भी बता चुका था आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में, तो धारा 18 हो जाए। अगला,
उच्च न्यायालय के लिए एक लोक अभियोजक की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाएगा? ठीक है, तो उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा एक व्यक्ति लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होगा यदि वह कम से कम कितने साल से प्रैक्टिस कर रहा हो। ठीक, तो जवाब क्या हो जाएगा? 7 वर्ष से प्रैक्टिस कर रहा हो। अगला, विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो ये कौन करेगा? केंद्र या राज्य सरकार करती है। अगला, विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त होने के लिए कम से कम कितना साल? तो 10 वर्ष। कम से कम कितना साल? तो 10 वर्ष। ठीक, अगला, बीएनएसएस की धारा 19 निम्नलिखित की नियुक्ति का प्रावधान करता है। तो एपीओ यानी सहायक लोक अभियोजक की बात करता है। पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है कि बशर्ते वह किसके नीचे से ना हो, वह इंस्पेक्टर पद से नीचे का ना हो और अन्वेषण का हिस्सा न रहा हो। मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के लिए पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोजक के रूप में कौन नियुक्त कर सकता है? ठीक है, तो कौन? जिला मजिस्ट्रेट कर सकता है। अगला, निम्नलिखित में से किस धारा में अभियोजन निदेशालय का प्रावधान है? तो धारा 20 बीएनएसएस। अभियोजन निदेशालय की स्थापना, अभियोजन निदेशालय की स्थापना किसके द्वारा किया जाएगा? तो राज्य और जिले के द्वारा किया जाएगा। अगला, ठीक, अभियोजन निदेशक निम्नलिखित प्रशासन नियंत्रण में कार्य करेंगे तो उच्च न्यायालय के। अगला, एक व्यक्ति अभियोजन के निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए तभी पात्र होगा जब वह वकील के रूप में अभ्यास कर रहा हो। कितने वर्षों से? तो 15 वर्ष से अधिक। कोई व्यक्ति अभियोजन के निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होगा यदि वह एक सत्र न्यायाधीश है। कोई व्यक्ति अभियोजन को सहायक निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए तभी पात्र होगा जब वह अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस कर रहा है। ये बता चुका हूं। कितने वर्ष से अधिक? 7 वर्ष से अधिक। कोई व्यक्ति अभियोजन के सहायक निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होगा यदि वह, ठीक है, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के स्तर का अधिकारी हो। बीएनएसएस की धारा 21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय भारतीय न्याय संहिता 23 के तहत मामलों का विचारण कर सकती है? तो कौन कर सकती है? उच्च न्यायालय भी, सत्र न्यायालय भी, अन्य न्यायालय भी, उपरोक्त सभी हो जाए। अगला, बीएनएसएस की निम्नलिखित में से कौन सी धारा उन दंडादेशों से संबंधित जिन्हें उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय पारित कर सकते हैं? तो धारा 23। उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा दंडादेश पारित कर सकता है? उच्च न्यायालय की अगर बात कर रहा है तो उच्च न्यायालय कौन सा? तो विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश कर सकता है। आजीवन कारावास का आदेश पारित किया जा सकता है। आजीवन कारावास का आदेश तो सत्र न्यायाधीश यानी सेशन जज द्वारा किया जा सकता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन दंडादेश सत्र न्यायाधीश और अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा दिया जा सकता है? ठीक है, विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश, ठीक, या जो है विधि द्वारा अधिकृत कोई भी दंडादेश, लेकिन मृत्यु दंडादेश उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के अधीन होगी। बीएनएसएस की निम्नलिखित में से कौन सी धारा उन दंडादेशों से संबंधित है जिनका संबंध जो संबंधित मजिस्ट्रेट दे सकता है? तो धारा 26। एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंड दे सकता है। कौन सा? तो एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास अधिकार होता है कि कारावास जो 7 वर्ष से अधिक का ना हो। प्रथम वाला तो आपको 3 वर्ष और द्वितीय वाला 1 वर्ष। एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्नलिखित को दंडादेश दे सकता है। किसको? तो 7 वर्ष से अनधिक के लिए कारावास या किसी भी राशि का जुर्माना या दोनों। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, ये तो आप जान ही चुके हैं, कितना वर्ष? तो 3 वर्ष और 50,000 जुर्माना। प्रथम वर्ग कितने के लिए कितनी अवधि के लिए कारावास दे सकता है? 3 वर्ष से अनधिक या जुर्माना 10,000 से अधिक नहीं। ठीक है, 50,000 जुर्माना होता है ना। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन। 10,000 तो द्वितीय श्रेणी का होता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से कौन सा दंड दे सकता है? कारावास, जुर्माना, सामुदायिक सभा, तो उपरोक्त सभी दे सकता है। ठीक है, सभी प्रकार के दंड दे सकता है। ठीक, अगला, बीएनएसएस किस प्रावधान में सामुदायिक सेवा को, ये तो बता ही चुका हूं, धारा 23 का स्पष्टीकरण। अगला, द्वितीय वर्ग का मजिस्ट्रेट दंडादेश दे सकता है तो 1 वर्ष से अधिक का नहीं देगा और 10,000 से ज्यादा का नहीं देगा। द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट की न्यायालय अनधिक कितना? तो 10,000 रुपया से ज्यादा जुर्माना नहीं लगा जा सकते हैं। प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट कितना? तो ये जान ही चुके हैं आप, कितना हजार? 50,000 रुपया। जुर्माना देने में व्यतिक्रम करने पर कारावास का दंडादेश दिया जा सकता है। ठीक है, तो दिए गए मूल दंड के अतिरिक्त, ठीक, आपका कारावास बढ़ाया जा सकता है। 1/4 से ज्यादा नहीं, 2.5 वर्ष से अधिक नहीं।
ठीक, एक मजिस्ट्रेट ने चोरी के एक अभियुक्त को 1 वर्ष के कारावास और 1000 जुर्माने का दंडादेश दिया। जुर्माना देवे में व्यतिक्रम यानी डिफॉल्ट करने पर अभियुक्त के कारावास का अधिकतम दंडादेश कितना होगा? तो 9 माह। किसी व्यक्ति को एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषी सिद्ध ठहराए जाने के किसी भी मामले में ऐसे व्यक्ति को इससे अधिक अवधि के लिए कारावास का दंडादेश नहीं दिया जाएगा। तो 20 साल से ज्यादा, 20 वर्ष या आजीवन कारावास, यही सजा की प्रमुख बात है। बीएनएसएस के तहत निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय हत्या के मामले का विचारण कर सकती है? तो सत्र न्यायाधीश न्यायालय। तो ये हमने आपको मात्र थोड़े ही समय में 101 सवाल करा दिए जो बीएनएसएस के हैं, और इससे एक सवाल आना तय है। देखिए, मान के चलिए, बस आप सुन लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा समय निकालकर आपको वीडियो बस क्या करना है, सुन लेना है, ठीक है। चाहे जैसे भी कर लें, लेकिन इसके एक बार पेपर जाने से पहले जो मैं छोटी छोटी वीडियो अभी बना रहा हूं, इन वीडियोज को सुन के जाइएगा। इसका निश्चित तौर पे 4-5 क्वेश्चनों को आपको फायदा मिलेगा। तो इस सेशन में बस इतना ही। अपना पेपर अच्छे से दीजिएगा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पेपर बहुत अच्छे से करेंगे। तो इस सेशन में बस इतना ही। वीडियो को और ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए, जो आपके और भी मित्र होंगे, ताकि वो लोग भी देख सकें, वो लोग भी सुन सकें। तो धन्यवाद।